हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी स्ट्रीम में। मैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट तथा विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको बीएड, पेट, टेट, लेखपाल इत्यादि के डेली क्विज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपका जो भी स्कोर बने वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चलिए पहले क्वेश्चन का जो भी आंसर डी दे रहा है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, बाह्य बल, उपकेंद्री बल। चलिए इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर जो भी ए यानी कि अपकेंद्री बल दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण, सतही तनाव के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। चलिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका जो भी राइट आंसर सी यानी कि सतही तनाव के कारण दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका कमेंट करिए। मैं बता दूं, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, परंतु इनका जो है ना कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है ना इनको सुन सकते हैं। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं। चलिए बहुत सही। इसका जो भी राइट आंसर 20 हर्ट्ज से अधिक दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन ये रहा। हमारा पाँचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, साधारण वार्तालाप, ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। चलिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वो सही हो जाएगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, कम पसीना आना, अधिक पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीना के आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना इसका कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन ये रहा,
पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत सही, इसका राइट आंसर जो भी 100 डिग्री सेल्सियस दे रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है। चलिए इसका राइट आंसर जो भी हो कमेंट करिएगा। आपका जो भी स्कोर बने लास्ट में उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे, अपवर्तन, परावर्तन, उत्प्लावन या न्यूटन का गति नियम। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अपवर्तन गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे, धूलकण, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिए। इसका सही जवाब जो भी धूलकण दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अधिक गहराई के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण या आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। बहुत सही, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम इकाई होगी। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम इकाई होगी। ऑप्शंस दिए हुए हमारे, 0.75 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर। चलिए इसका राइट आंसर जो भी हो कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.75 मीटर दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम इकाई है वो 0.75 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके लेंस की दूरी होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 सेंटीमीटर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके जो फोकस की दूरी है
वो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे रेड, वो लाल, नीला, पीला, बैगनी। चलिए इसका राइट आंसर जो भी हो कमेंट करिए, बताइए कौन सा प्रकाश होगा, किस कलर का। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैगनी दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश हमारा बैगनी होता है। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे अवतल, उत्तल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दे रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में उत्तल लेंस जो है ना प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन कमेंट कर रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम या आयरन। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा। इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्वर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो हमारा एलिमेंट है वो है सिल्वर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे वोल्ट, कूलम्ब, ओम, एम्पियर। चलिए बताइए इसका विभवांतर का क्या मात्रक होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोल्ट दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे कूलम्ब, हेनरी, ओम, एम्पियर। चलिए इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो भी ओम आंसर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। चलिए बताइए यह नियम किसका है। जूल का नियम है, कूलम्ब का नियम है, फैराडे का नियम है या ओम का नियम है। चलिए बताइए किसका नियम है। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम का नियम दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिए हुए हमारे ओम, ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। चलिए इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर वी दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम डैश मीटर होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? विद्युत, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक या रासायनिक? चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जो भी रासायनिक दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आयनन, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए क्या कहते हैं? आयनन, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी गैल्वेनाइजेशन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन? चलिए बताइए किस एलिमेंट से बना होता है ये बिजली के बल्ब का फिलामेंट? मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही देंगे। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी टंगस्टन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? वो उस एलिमेंट का नाम है टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपका जो भी स्कोर बना हो उसे जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी चैडविक ने दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना, जिससे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी मदद मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।